हेलो जो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली किसी के लिए, यूपी बोर्ड के लिए जो 2027 में एग्जाम देंगे ना उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हुए आखिरी चैप्टर तक। ठीक है, अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर का नाम जो है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन है। ये जो चैप्टर है क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। अगर आपने जो है क्लास 11th में भी नहीं अगर कुछ भी पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने क्लास 11th नहीं पढ़ी है यानी कि मैथ को हल्के में लिया है और नहीं पढ़ा है तो उनको भी आपको समझ आएगा। मैं इस तरीके से क्लास 11th का बेसिक लेते हुए इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, तो अगर संबंध फलन की बात करें तो सीधा हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ना कि सीधा चैप्टर पर हम टूट पड़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना क्या है, तो संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा क्या, समुच्चय। क्या पढ़ना पड़ेगा, समुच्चय। और समुच्चय जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं, सेट। ये जो सेट है, समुच्चय है, ये क्लास 11th का चैप्टर 1 है। क्या है ये, क्लास 11th का चैप्टर 1 है। और संबंध एवं फलन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है और ये 12 में हो गया चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आपने अगर पढ़ा हो तो बता दूं आपको। अगर बात करें समुच्चय, तो समुच्चय होता क्या है, सेट। सेट होता क्या है, तो इसकी अगर मैं आपके सामने परिभाषा लिखता हूं पहले, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो समुच्चय की जो परिभाषा है, समझना ध्यान से, इसकी परिभाषा जो है वस्तुओं वस्तुओं का सुपरिभाषित 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 संग्रह। तो सेट क्या होता है, जो सेट होता है वो होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। नहीं समझ आया ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देखो समझ आएगा। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह का इसका आपको अर्थ समझाता हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो आपको ये समझनी होगी जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं, तो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वो क्या है, जीवित भी हो सकती हैं, जीवित भी हो सकती हैं और मृत भी हो सकती हैं। वस्तुएं जो है जिंदा भी होती हैं और मरी हुई, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित वस्तुओं की बात करें जैसे कि मनुष्य, जानवर, ठीक है, ये सभी क्या है, जीवित वस्तुएं हैं। अगर मृत वस्तुओं की बात करें, जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे संख्याएं, जैसे संख्याएं, संख्या क्या है, एक मृत वस्तु है। संख्या क्या है, मृत वस्तुएं हैं। जैसे लकड़ी, कोई वस्तु, ठीक है, लकड़ी, संख्या वगैरह, तो ये क्या है, मृत चीजें हैं। और ये मनुष्य, जानवर क्या है, जीवित चीजें हैं। तो वस्तुएं सिर्फ मृत या जीवित नहीं होती, दोनों तरीके की होती हैं, जीवित भी होती हैं और मृत भी होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर बात करें संग्रह, अगर बात करूं मैं यहाँ पे संग्रह, संग्रह क्या होता है, संग्रह होता है कलेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन। यानी कि संग्रह का मतलब होता है चीजों को कलेक्ट करना। क्या, चीजों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना। जैसे जैसे किसी को जो है पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, संग्रह। क्या बोलते हैं, संग्रह। जैसे पुराने जमाने में क्या करते थे, अनाज अनाज को क्या करते थे, संग्रह करके रखते थे, बचा के इकट्ठा करके रखते थे। तो संग्रह, जिस प्रकार से आप गाने सुनते हो, क्या सुनते हो आप, गाने, तो गाने की एक प्लेलिस्ट बना लेते हो आप, फेवरेट गाने की, वो क्या करते हो, फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट बना लेते हो ना आप, तो वो क्या कहलाता है, गानों का संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, गानों का संग्रह। तो संग्रह में क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, वस्तुओं का। किसका ग्रुप होता है, वस्तुओं का। वस्तुओं का ग्रुप, जैसे मनुष्यों का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप, संख्याओं का, लकड़ियों, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, उसे बोलते हैं संग्रह। अगर मैं बात करूं सुपरिभाषित क्या होता है, ये सुपरिभाषित जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो सुपरिभाषित अर्थ का मतलब समझना है व्यक्ति। सुपरिभाषित का मतलब होता है व्यक्ति बदलने पर जिसकी परिभाषा ना बदले। क्या, व्यक्ति बदलने पर, व्यक्ति बदलने पर जिसकी जिसकी परिभाषा परिभाषा ना बदले, परिभाषा ना बदले, वो चीज क्या कहलाती है, सुपरिभाषित
कहलाती है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप क्या बोलोगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आप ये बोलोगे। अगर किसी और व्यक्ति से पूछूं तो वो भी यही जवाब देगा, अगर किसी और से पूछूं वो भी यही जवाब देगा। अगर आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि 2026 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? नरेंद्र मोदी। यही जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि व्यक्ति बदलने पर जवाब नहीं बदल रहा है। तो ये क्या है? एक सुप्रभाषित हो गया। क्या हो गया? हो गया सुप्रभाषित हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, क्या अगर आपसे ये पूछे कि ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे ए ई आई ओ यू। तो आप बोलोगे ये 5 स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ कौन कौन से हैं, तो उसका जो जवाब आएगा यही आएगा, इनके अलावा कोई और जवाब नहीं आ रहा। यानी व्यक्ति बदलने पर परिभाषा नहीं बदल रही है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित बोलते हैं। जैसे अगर परिभाषा बदल जाती है ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, तो आपको जो रसगुल्ला पसंद है, तो किसी का जवाब आएगा मुझे छेना पसंद है, किसी का जवाब आएगा मुझे बर्फी पसंद है, किसी का जवाब आएगा मुझे जलेबी पसंद है। भाई सवाल वही है कि आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है। सवाल एक ही है, लेकिन सभी व्यक्तियों के जवाब क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये क्या है? सुप्रभाषित नहीं है, तो जवाब नहीं बदलना चाहिए, तो वो सुप्रभाषित कहलाती है। तो समझे कि नहीं समझे? तो क्या है? वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह। जैसे मैंने आपके सामने लिखा अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाओगे, तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हैं व्यक्ति बदलने पर नहीं बदल रहे ना, व्यक्ति बदलने पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो जिसका जो समुच्चय बनेगा, समुच्चय बन सकता है नहीं बन सकता है? तो आप बोलोगे हाँ बन सकता है, क्योंकि ये इसका जब आप लिखोगे ए ई आई ओ यू, तो ये जो बनेगा एक संग्रहित हो गया। क्या हो गया? संग्रह। मैंने कलेक्शन क्या किसका? स्वरों का। कौन से स्वरों का? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का ये कर लिया मैंने संग्रह। और ये कैसा संग्रह है? सुप्रभाषित संग्रह है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो है क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता, क्या पूछता कि ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि एक वर्ष, यानी कि सिंपल सी बात है 12 महीनों के नाम लिखने हैं। अब 12 महीनों के नाम नाम का समुच्चय, अगर आपसे ये बनाने को बोला जाए कि 12 महीनों के नाम का समुच्चय, क्या ये व्यक्ति बदलने पर बदल जाएगा? अगर आपसे पूछो कि 12 महीनों का बाद नाम बताओ, तो वो बोलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से बोलेगा नहीं बोलेगा? अगर किसी और से पूछोगे तो भी यही बताएगा, किसी और से पूछोगे तो भी यही बताएगा, दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछोगे तो भी यही बताएगा। यानी कि ये जो लिखा है ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अगर मैं आपसे पूछ लेता क्या वही सेम तरीके से कि आपकी पसंदीदा पसंदीदा सब्जी बताओ, आपकी पसंदीदा सब्जी बताओ। ठीक है, तो आपकी पसंदीदा सब्जी क्या है बताओ? अगर आपकी पसंदीदा सब्जी पनीर की हो सकती है, किसी की तो लौकी की भी हो सकती है, किसी को लौकी पसंद ही नहीं है, किसी की करेला की हो सकती है, किसी को करेला देखना ही पसंद नहीं है। तो ये क्या है? इसका जो है व्यक्ति बदलने पर जवाब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये होगी हमारी समुच्चय की डेफिनेशन। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना? तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें आपको छांटना है कि ये समुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आपके सामने जो है मैंने समुच्चय से संबंधित कुछ सवाल लिए हैं, ये चेक करना है इनमें कि ये समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोल क्या रहा है कि कच्चा की सुंदर लड़कियों का संग्रह। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कक्षा की सुंदर लड़कियों का एक बनाओ संग्रह बनाओ, क्या बनाओ, समुच्चय बनाना, ठीक है। तो क्या आपकी नजर में क्या होगा, आपकी नजर में रीना सुंदर हो सकती है, तो किसी की नजर में सीता सुंदर हो सकती है, किसी की नजर में गीता सुंदर हो सकती है। क्या व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आप बोलोगे हाँ बदलेगा, क्योंकि मेरे लिए कोई सुंदर है तो उसके लिए कोई और सुंदर है, उसके लिए कोई और सुंदर है, यानी कि व्यक्ति बदल रहा है तो भाई जवाब भी इसका बदल रहा है। रोहन बोलेगा मुझे गीता पसंद है, सुमन बोलेगा मुझे रीना पसंद है, मोहन बोलेगा मुझे गीता पसंद है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जवाब क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए कक्षा की सुंदर लड़कियों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? व्यक्ति बदलने पर जवाब नहीं बदलना चाहिए। संग्रह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। अभी हमने से समुच्चय की परिभाषा देखी ना कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो जे से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम। तो कौन कौन से महीने होंगे भाई बताओ? देखो जनवरी, एक तो आ गया जनवरी, ठीक है, कौन सा आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जो जे से शुरू होने वाले महीने कौन से हैं, यही तो है तीन। तो ये जो तीन है इनका हो गया ये संग्रह। तो जनवरी, जून, जुलाई। अगर कोई सी से भी आप पूछ लो, किसी से भी दुनिया के व्यक्ति से कि वर्ष के उन महीनों का संग्रह करो जो जे से शुरू होते हो, तो वो इन तीन ही महीनों को लेगा कि नहीं लेगा? उसका जवाब ये तीन ही महीने आएंगे, इसके अलावा कुछ और जवाब आएगा ही नहीं। पूछ लेना। तो ये क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो पास हो गया, समुच्चय है ये समुच्चय नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का संग्रह। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का संग्रह का मतलब है कि आप देखो आपकी नजर में क्या हो सकता है, जैसे मेरी नजर में तो मुझे नहीं पता, देखो मैं क्रिकेट नहीं देखता, मेरे लिए तो कोई फेवरेट वगैरह का नहीं है मेरा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से अगर आप पूछो कि तुम्हारी नजर में भारत का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा कुछ और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब बदलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो पसंद होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अभी भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का संग्रह जब आप करोगे तो किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, किसी के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ है, सभी का जवाब एक जैसा नहीं आएगा, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या बोल रहा है कि भारत के सभी बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, ठीक है। तो देखो भारत के सभी बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, तो देखो आपके क्या हो सकता है, आपके लिए जो है बुद्धिमान आपका भाई हो सकता है, किसी के लिए बुद्धिमान कोई और हो सकता है, किसी के लिए बुद्धिमान कोई और हो सकता है। तो सभी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिमान कौन है तुम्हारी नजर में, तो प्रत्येक व्यक्ति का जवाब क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना। तो यहाँ पे भी सवाल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक समुच्चय नहीं है। तो इनमें से जो समुच्चय ये वाला समुच्चय है, क्योंकि इसका जो है जवाब नहीं बदलेगा, यानी कि एक सुप्रवासित संग्रह है। लेकिन ये संग्रह कैसे है, सुप्रवासित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, और ये समुच्चय हो गया, सुप्रवासित था, क्योंकि व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब नहीं बदल रहा था। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक इतनी सी बात आपको क्लियर होगी तो किस तरीके से जो है हम इस सवालों समुच्चय होगा कि नहीं होगा, समुच्चय के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब हम चलते हैं इससे आगे, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, समुच्चय यानी कि सेट को लिखने का तरीका, यानी कि किसी भी सेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैंने आपके सामने एक समुच्चय लिखा, क्या, पांच तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याएं, पांच तक की प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो क्या ये सेट है, क्या ये समुच्चय है, क्या मुझे बताओ? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ प्राकृतिक संख्याएं कहते कहते हैं। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। और इसने बोला है कि पांच तक की, ठीक है। तो पांच तक की प्राकृतिक संख्या, तो पांच तक की प्राकृतिक संख्या कहां से होंगी, यहाँ से एक से लेकर
5 तक यही तो है, 1 से लेकर 5 तक यही तो प्राकृतिक संख्या होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो उसने बोला है 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो ये वाली होंगी। तो इनको लिखते कैसे हैं ये समझना है। तो सबसे पहले अगर किसी भी समुच्चय को लिखना है तो हम जो लिखते हैं ना, किसमें लिखते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, मझला कोष्टक। ये जो है क्या है, मझला कोष्टक है, इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। जैसे 5 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो 5 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, यही तो होंगी। तो 5 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1 2 3 4। तो इसको किसके अंदर लिखते हैं, मझला कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, इनको हम कैसे लिखते हैं पता है, कॉमा लगाकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कॉमा लगाना जरूरी है। तो प्रत्येक संख्या को अलग अलग लिखना है, कैसे, कॉमा लगाकर अलग अलग करते हैं, यानी किसकी एक लिस्ट बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या की लिस्ट बनाओगे तो कॉमा लगा लगाकर लिस्ट बनाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा लगाकर लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। अब ये जो समुच्चय लिखा है आपके सामने, अब ये आपके सामने जो समुच्चय लिखा है ना, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखो, तो ये जो समुच्चय, इसको हम कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ये समुच्चय है तो मैं इसको कैपिटल ए से दर्शाऊंगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सेट ए, यानी कि समुच्चय ए बोलूंगा। तो इसको किससे दर्शाएंगे, अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, ना कि स्मॉल ए से। तो ये गलत हो जाएगा। तो किससे दर्शाएंगे, कैपिटल ए से हम दर्शाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। तो कोई भी जो समुच्चय होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो, जैसे एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय बनाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे मझला कोष्टक के अंदर लिखेंगे। और कौन कौन से स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनको कॉमा लगाकर लिखना पड़ेगा। इनको कैसे लिखेंगे, कॉमा लगाकर लिखेंगे। ठीक है, अब जो सेट है इसको हम दर्शाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। किसी से भी दर्शा दो, किसी से भी, ए से लेकर जेड तक। आप चाहे उसको बी से दर्शा दो, लेकिन कैपिटल से दर्शाना है। कैसे दर्शाना है, कैपिटल से ही दर्शाना है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ एक बात, क्या, एक चीज समझो। तो यहाँ पे जो समुच्चय लिखा है, इसमें क्रम मैटर नहीं करता, इसमें क्रम मैटर नहीं करता। कहने का मतलब समझना है आपको, क्रम मैटर नहीं करता। कैसे, ये जो ए समुच्चय लिखा है, आप इसको अगर ऐसे लिख दो, 5 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, कैसे कि 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये अभी भी यही समुच्चय कहलाएगा। क्रम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्रम मैटर नहीं करता, क्रम मैटर नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ए बराबर जैसे कि 3 2 4 5 1, तो इसमें अभी तो अभी 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या आई है, वैसे क्रम से नहीं लिखी हुई है, लेकिन है तो भाई। तो ठीक है, क्रम मैटर नहीं करता, तो आपको ये ध्यान से समझना है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो एक चीज समझो अब यहाँ से, देखो अब ये जो इसके अंदर ये जो लिखी हुई है संख्या 1 2 3 5, यानी कि मझले पुस्तक के अंदर ये लिखी हुई है ना, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये इनको क्या बोलते हैं पता है, इनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव, अवयव। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अवयव, या फिर तत्व बोलते हैं, या फिर सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो सदस्य बोलो, तत्व बोलो, या अव्यय बोलो, मेंबर्स, एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं उनको। तो ये क्या है, ये जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये क्या कहलाएंगे, समुच्चय के अव्यय, तत्व या सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, या फिर अव्यय कहलाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। और एक चीज मैंने यहाँ पे, जो अव्यय है, अव्ययों को अवयवों या तत्वों या सदस्यों, ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, सदस्यों को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं।
स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे समुच्चय को तो कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो अव्यय यानी कि सदस्य हैं इसके, इनको स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। यानी जैसे स्मॉल ए, पहले वाले को स्मॉल ए, दूसरे वाले को स्मॉल बी से, तीसरे वाले को स्मॉल सी से, चौथे वाले को स्मॉल डी से, पांचवे वाले को स्मॉल ई से। क्यों अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको? क्यों? एक अगर यहाँ पे भी ए ले लोगे, यहाँ पे भी अगर सभी को ए से लिख दोगे, इसका मतलब ए का भी मान एक, ए का भी मान दो, नहीं हो सकता ना, एक चर का मान दो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी, ठीक है, अलग अलग चर से दर्शाएंगे, लेकिन स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? तो किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कॉमा लगाकर लिखेंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं इनको अव्यय या तत्व या सदस्य बोलते हैं। अव्यय सदस्यों को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर से हम दर्शाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो आप बोलोगे क्लियर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे आगे। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है कि समुच्चय का सदस्य होना, यानी कि समुच्चय का कोई अव्यय तत्व, ठीक है, यहाँ सदस्य कब होगा कब नहीं होगा हमें ये समझना है। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई एक सेट लिखता हूँ, मैंने एक सेट लिखा यानी कि समुच्चय लिखा ए, समुच्चय ए लिखा, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने? समुच्चय ए लिखा। और इस समुच्चय के अंदर मैंने लिखा एक परिवार के व्यक्तियों का नाम। जैसे एक परिवार है, ठीक है, सपोज करो किसी व्यक्ति का परिवार है, तो अगर उस व्यक्ति के परिवार का नाम लिखो, जैसे लिखो यहाँ में मोहन, एक रहता है इसमें मोहन, ठीक है, और एक रहता है मान लो रिंकू, क्या रहता है? एक रिंकू, एक रहती है सीमा, ठीक है। तो मान लो किसी परिवार में ये तीन व्यक्ति रहते हैं, मोहन, रिंकू, सीमा। तो अगर मैं बात करूं तो ये पूरा क्या है? एक समुच्चय है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये पूरा एक परिवार है, क्या है? एक पूरा परिवार है। तो मुझे बताओ क्या जो मोहन है, मोहन, और ये पूरा क्या है? एक समुच्चय यानी कि सेट ए, मोहन सेट ए, सेट ए का सदस्य है, सदस्य है या नहीं बताओ? ये मैं सही लाइन लिखी है ना? लिखिए बताओ। मोहन जो है सेट ए का सदस्य है कि नहीं? क्या? क्यों ये सेट ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मोहन सेट ए का सदस्य है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये तो मैंने हिंदी में लिखा, लेकिन इसको गणित में कैसे लिखेंगे? इसको गणित में कैसे लिखना है वो समझो। जो मोहन है इसको लिखेंगे, जो मोहन जो है क्या, एक चिन्ह लगाते हैं ये से, ये चिन्ह लगाया, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट ए, क्या लिखेंगे? सेट ए। नहीं समझे? समझो देखो। तो इसका अर्थ जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का जो अर्थ होता है क्या होता है पता है? से संबंधित, से से संबंधित, से संबंधित, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इस चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं, यानी कि से संबंधित। क्या मोहन संबंधित है सेट ए से? इसका मतलब क्या है? इसको बोलेंगे कैसे? बोलने का तरीका समझो। मोहन सेट ए से संबंधित है कि नहीं है? सेट ए ये है, क्या इसमें ये मोहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो लिखेंगे कैसे? मोहन, इसका चिन्ह लगाएंगे, और ये बिलोंग्स टू करता है, बिलोंग्स करता है किससे? सेट ए से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता है? ऐसे अगर मैं लिखना चाहूं, रिंकू, रिंकू बिलोंग सेट ए, सेट ए, यानी कि समुच्चय ए से है कि नहीं है बताओ? तो रिंकू जो है समुच्चय ए से बिलोंग करता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? यानी कि इसको बोलेंगे तो रिंकू समुच्चय ए का सदस्य है, यानी कि इससे सदस्य ए से सेट ए से संबंधित है। तो बोलने का तरीका तो ये है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? रिंकू, और ये चिन्ह लगा दो। चिन्ह का मतलब क्या है? संबंधित है या का सदस्य है। किसका सदस्य है? सेट ए का सदस्य। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखूं, क्या लिखूं बताओ? अगर मैंने आपके सामने लिखा रीना सेट ए का सदस्य है, का सदस्य है, क्या रीना सेट ए का सदस्य है? कहीं आपको इसमें रीना दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये सेट ए का सदस्य नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है, रीना सेट ए का सदस्य, सदस्य नहीं है। लेकिन इसको लिखना कैसे है? लिखेंगे सेम इसी तरीके से जो रीना लिखेंगे, और ये चिन्ह लगाएंगे, किसका संबंध? सेट ए से बिलोंग करता है, और यहाँ पे बिलोंग करता है, यानी कि रीना अगर इसमें होती तो ऐसे लिखते। कैसे लिखते? ऐसे। इसको क्या बोल लेंगे? रीना
सेट ए का सदस्य है, इसको ऐसे बोला जाएगा। लेकिन इसका तो सदस्य है ही नहीं, यानी कि सदस्य नहीं है। जब सदस्य नहीं होता है तो बस इस चिन्ह को क्या कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यानी कि कट्टा का चिन्ह लगा देते हैं। और इसका अर्थ क्या हो गया कि रीना समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। इसको कैसे बोलेंगे, रीना समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो समझ आया कि नहीं समझ आया कि किसी समुच्चय का सदस्य होना ना होना कैसे लिखा जाता है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उनको लिखता हूं और आपको उनमें हल करना है। ये आपको मैं हल कराऊंगा जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बोल क्या रहा है आपको ये समझना है। तो बोल रहा है यदि सेट वी, एक सेट दे रखा है वी, जिसका नाम क्या है वी है। ठीक है, इसमें ए ई आई ओ यू क्या है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय है। ये समुच्चय किसका दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो निम्नलिखित कथनों कथनों सत्य और असत्य पहचानिए। तो ये कथन दे रखे हैं हमें, तो इनमें से हमें सत्य और असत्य पहचानना है। ठीक है, आओ पहचानते हैं। तो हमें ये समुच्चय दे रखा है और ये कथन दे रखे हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें ये पहचानना है। ठीक है, अगर बात करें पहले की, तो पहला लिखा है, इसका अर्थ क्या है, बिलोंग्स टू, यानी कि से संबंधित। इस जो चिन्ह का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, इसका अर्थ क्या है, से संबंधित, से संबंधित। और इसका जो अर्थ होता है से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। इसका दोनों का समझे कि नहीं समझे। तो आओ देखो, बी जो है इसका क्या है, बी समुच्चय बी का, स्मॉल बी है ना, बी समुच्चय बी का सदस्य है। इसका अर्थ ये है, क्या इस बी जो है समुच्चय बी में है, आप देखोगे कहीं पर भी नहीं। बी जो है समझ, इसका कहने का अर्थ तो ये है कि बी समुच्चय वी का सदस्य है। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है सदस्यों में, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया ना। ये बोल रहा है लेकिन यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। अगर दूसरे की बात करें, आई सेट बी का सदस्य है, इसका क्या अर्थ है, क्या है, इसको बोलेंगे कैसे, आई सेट बी का सदस्य है। क्या आई जो है सेट बी में आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया, यानी कि ये सही बोल रहा है कि आई जो है सेट बी का सदस्य है। इसका मतलब ये क्या है, राइट है। ये क्या है, राइट है। समझे कि नहीं समझे। अगर इसी बात तीसरे की बात करें तो ये बोल रहा है कि जेड, अब ये कटा है, देखो ये क्या कटा रहा है, इसका मतलब क्या है, संबंधित नहीं है, यानी कि जेड सेट बी का सदस्य नहीं है। ये बोल क्या रहा है कि जेड सेट बी का सदस्य नहीं है। तो क्या जेड इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके कहने की बात सही है कि ये बोल रहा है कि जेड सेट बी का सदस्य नहीं है, और सच में ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए सेट बी का सदस्य नहीं है। क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे ए जो है सेट बी का सदस्य नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो है ये, यानी कि ये बोल रहा है कि सेट बी का सदस्य नहीं है, लेकिन वो तो है, वहां पे है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। समझे कि नहीं समझे। तो ये अर्थ आपको समझ आ गया होगा, संबंधित है या नहीं है। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, आपके सामने जो है एक मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या बोल रहा है, यदि सेट ए, एक समुच्चय दे रखा है सेट ए, जिसमें अब देखें 2, 4, 6, 8, 10 है, तो नीचे दिए गए खाली स्थानों में सही संकेत यानी कि ये बिलोंग्स टू और नॉट डज नॉट बिलोंग टू भरिए, यानी कि ये चिन्हों को हमें इसमें भरना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, से संबंधित है, से संबंधित, इसका अर्थ यही तो है। और इसका जो अर्थ है से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले को 4 की जगह पे 4 खाली जगह ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले देखो 4 इसमें है कि नहीं है, हाँ, यानी कि सेट ए में 4 जो है सेट ए से संबंधित है। हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये सेट ए में है 4, इसका मतलब 4 सेट ए का सदस्य है, और सदस्य होने पर कौन सा चिन्ह लगता है, ये। ठीक है, बिलोंग्स टू वाला। ठीक है, अब इसको देखें तो 7 ए का सदस्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 सेट ए का सदस्य नहीं है, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 7 सेट ए का सदस्य नहीं है, और नहीं के लिए कौन सा लगेगा, ये वाला, यानी कि इसी को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर बात करें तीसरे की 10, क्या 10 यहाँ पे 10 सेट ए का सदस्य है, तो आप देखोगे हाँ यहाँ पे 10 बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है, तो आप बोलोगे हाँ बैठा है।
तो कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 10 सेट ए का सदस्य है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 0 क्या सेट ए का सदस्य है, तो देखो यहाँ पे 0 क्या यहीं पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, ये 0 नहीं है, ये पूरा एक संख्या है, पूरी 10 है, वो 10 है ना कि 0। ठीक है, ध्यान समझना, तो 0 कहीं आपको सेट ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 इसका सदस्य नहीं है, और सदस्य ना होने पर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कटा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे, हमारे खाली स्थान भर जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको जो है सदस्य है कि नहीं है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आई थिंक जो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जिन ताकि जो कमजोर है मैथ में उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, लेकिन बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।